आज का टॉपिक क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। पिछले बार हमने पढ़ा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शब्दों को समझिएगा, उसका मतलब था सकल घरेलू उत्पाद और ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, दोनों में फर्क है। पिछला टॉपिक में जो हमने पढ़ा था सकल घरेलू उत्पाद, उसमें क्या था? एक देश की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं, उसके कुल मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, परंतु सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक बड़ी धारणा है, विस्तृत धारणा है। इसमें इसका अर्थ उससे ज़्यादा बड़ा है। उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को हम नहीं जोड़ते थे। ऐसा कोई उल्लेख तो नहीं था ना, विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को जोड़ना है। इसमें हमारे देश के लोग बाहर भी रहते हैं। देश के लाखों लोग बाहर रहते हैं। बाहर मीन्स विदेश में। अगर वो कोई आय अर्जित करते हैं, वो भी हमारे देश की आय होगी, उसे भी हम इसमें जोड़ देते हैं। इसलिए ये कोई देश की सीमा के अंदर की खाली धारणा नहीं है, बल्कि हमारे जो देश के लोग हैं, चाहे वो बाहर भी क्यों ना हो, अगर वो भी आय प्राप्त करते हैं तो उसको भी हम जोड़ेंगे। इसलिए इसको हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस बाहर चल रहा है, अमेरिका में, यूरोप में, और वहाँ से कोई आप आय अर्जित करते हैं, प्रॉफिट प्राप्त करते हैं, तो वो तो हमारे देश आएगा ना, वो इनकम, तो वो भी हमारे देश की आय कहलाएगी। इसलिए उसे हम सकल राष्ट्रीय आय में या उत्पाद में शामिल करेंगे। तो चलिए अब अच्छे से समझिए इसको। अपनी किताब को देखिए कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, घरेलू सीमा से इसका संबंध नहीं है। सबसे पहली बात तो क्यों घरेलू सीमा से संबंध नहीं? अभी मैंने बताया कि इसका मतलब देश के सीमा के अंदर से ही आय को जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। सीमा के बाहर भी हमारे, आगे लिखा है, सामान्य निवासियों के द्वारा। सामान्य निवासियों का मतलब होता है नॉर्मल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंट्स जो हैं, हमारे देश के जो निवासी हैं, वो कहीं भी रहते हों, देश के सीमा के बाहर भी रहते हों, अगर वो आय प्राप्त, देखो, देश की सीमा के अंदर जो वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होती हैं, उसके कीमत को तो हम जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। देश की सीमा के बाहर भी तो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स रहते हैं, सामान्य निवासी रहते हैं, है ना? वो भी आय प्राप्त करते हैं, वो भी कोई उत्पादन करते होंगे, कोई आय प्राप्त करते होंगे। अगर वो भी हम इंक्लूड कर दें, जो हमारे देश की सीमा से बाहर के निवासी, बाहर के जो लोग हैं, जो हमारे देश के रेसिडेंशियल हैं, माने हमारे देश के निवासी हैं, वो हमारे देश के सिटीजन हैं वो, लेकिन सीमा के बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं और आय अर्जित करते हैं।
अगर उसको भी हम जोड़ दें, सीमा के अंदर को तो पहले ही जीडीपी में जोड़े थे, बाहर से होने वाली आय को, देश के बाहर से होने वाली नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा होने वाली आय को अगर हम जोड़ दें तो ये दोनों मिला के कहलाता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो एकदम क्लियर है बात कि देश के अंदर और देश के बाहर, बाहर से जो हमको शुद्ध प्रॉफिट होता है उसको अगर हम जोड़ दें और देश के अंदर उत्पादित होने वाली आय और सेवाओं को जोड़ दें, एक ये टाइम हमेशा याद रखना, जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, चाहे वो जीडीपी हो चाहे जीएनपी हो, तो हमेशा एक वर्ष के लिए करते हैं ना, एक वित्तीय वर्ष के लिए करते हैं। एक लेखा वर्ष भी उसको कहा जाता है, 1 फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है उसको। तो अब मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं, अच्छे से समझिए कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश एक विस्तृत धारणा है, ये है ना, इसका संबंध देश की सीमा के से नहीं है, बल्कि इसका संबंध नॉर्मल रेसिडेंट्स, सामान्य निवासियों से है। देश के अंदर होने वाली, एक लेखा वर्ष में देश के अंदर होने वाली वस्तुओं, उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के अलावा देश के बाहर से होने वाली शुद्ध आय को भी अगर हम जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ष में देश के अंदर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, वो तो जीडीपी हो गया, के साथ साथ देश के बाहर से आने वाली शुद्ध आय को भी जोड़ दें तो वो कहलाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सिर्फ जीडीपी और इसमें एक छोटा सा फर्क है। जीडीपी में देश के अंदर जो भी हमारे अंतिम वस्तु और सेवाएं के मूल्य को टोटल करते हैं तो वो जीडीपी है देश की सीमा के अंदर। लेकिन जीएनपी में एक और चीज जोड़ देते हैं, सिर्फ एक और चीज, देश के बाहर से होने वाली, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दें तो वो कहलाएगा जीएनपी। सिर्फ इतना ही चीज जुड़ रहा है उसमें। जीडीपी में देश से बाहर से होने वाली, बाहर के शुद्ध आय को अगर जोड़ दें, देश की सीमा से बाहर के से जो हमको शुद्ध आय प्राप्त होती है हमें, उसे जोड़ दें जीडीपी में तो वो कहलाता है जीएनपी। तो जीएनपी का सूत्र क्या होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर, यानी जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सूत्र हो गया। जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, अगर ये दोनों को मिला दे तो बन जाता है जीएनपी। क्लियर?
इसमें कुछ चीज़ें गौर करने वाली हैं। जिस तरह पिछले बार जीडीपी की 3 धारणाएं पढ़ी थी आपने, है ना? ठीक वैसे जीएनपी में वो तीनों धारणाएं काम करती हैं। ठीक है, पहला मुख्य रूप से 2 धारणाओं को जान लीजिए। अगर ध्यान दीजिए इधर, जीएनपी की गणना हम बाजार की कीमत से करते हैं, माने वर्तमान में जो बाजार में कीमत प्रचलित है, अगर उस कीमत से हम जीएनपी की गणना करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते हैं, तो उसे कहेंगे जीएनपी मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उसमें क्या बोलते थे? जीडीपी-एमपी, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक वैसे सेम टू सेम कि अगर हम जीएनपी की गणना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना बाजार कीमत पे करते हैं, तो वो कहलाएगा जीएनपी-एमपी, यानी कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दूसरी धारणा मैंने आपको बताया था, बाजार में वस्तुओं की कीमतें बदलती रहती हैं, साथ ही साथ मुद्रा के मूल्य में भी बदलाव होते रहता है। तो हम क्या करते हैं, जीएनपी की गणना किसी वर्ष को आधार वर्ष मान के करते हैं, है ना? कोई पुराना वर्ष जिसमें मूल्य की वस्तु की कीमतें स्थिर थीं, मुद्रा का मूल्य स्थिर था, उसको आधार वर्ष मान लेते हैं। कोई पिछला वर्ष को 2005, 2010, 2015 किसी एक वर्ष को आधार वर्ष मान लेते हैं और फिर जीएनपी की गणना करते हैं, तो उसे कहा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद स्थिर कीमतों पर, है ना? समझ गए? तो ये दोनों चीज़ों को भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। ये जीडीपी में भी ये 2 चीज़ें थी, ठीक है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद की विशेषताएं। पहली विशेषता देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सकल शब्द महत्वपूर्ण है, ठीक है? और इसमें मशीनों की टूट फूट को जोड़ा जाता है, घिसावट व्यय को जोड़ा जाता है, घटा दिया जाता है, लिखा है, पढ़ो, ठीक से पढ़ो। घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो एनएनपी हो जाएगा। चलिए समझिए, कंफ्यूज मत होइए, ब्लैक बोर्ड में देखिए। अगर हम सबसे पहली विशेषता तो आप एक लाइन में इसको जो लंबा चौड़ा दिया है ना आपकी किताब में, उसको खाली मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ, उतना भी लिखोगे तो वो पर्याप्त है। ये कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में घिसावट व्यय शामिल रहता है, सिर्फ इतना।
और वो जो लंबा चौड़ा किताब में दिया है उसको समझिए बस, और जब वहाँ समझ में आता रहे तो लिख देना उसको, नहीं तो ये पॉइंट पर्याप्त है। ये जो आप देख रहे हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें मशीनों में जो टूट फूट होती है या घिसावट होता है उसको घिसावट व्यय बोलते हैं, मैं पहले बताया हूँ आपको, वो शामिल रहता है। घिसावट व्यय माने जीएनपी में घिसावट व्यय जुड़ा रहता है, उसको माइनस नहीं करते हैं। ठीक है, आपके किताब के पहला पॉइंट में दिया है कि जीएनपी में जो मूल्यह्रास, इसी को मूल्यह्रास को ही बोला जाता है घिसावट व्यय जुड़ा रहता है, जीएनपी में जुड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन आपकी किताब में लिखा है, उसको आप समझिए कि अगर जीएनपी में यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो फिर वो जीएनपी नहीं रहेगा, वो बन जाएगा एनएनपी, जिसका मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, और हिंदी में होता है शुद्ध राष्ट्रीय आय या उत्पाद। समझे? अगर जीएनपी में यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को हम घटा दें तो वो फिर जीएनपी नहीं रहेगा, वो बन जाएगा एनएनपी या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। लेकिन हमको लिखना क्या है कि जीएनपी में घिसावट व्यय शामिल रहता है। अगर आपको याद रहे तो लिख देना, अगर घिसावट व्यय को घटा देंगे तो वह बन जाएगा एनएनपी। ठीक है, इधर को समझ लो, रटना नहीं है, आपको खाली एक ही पॉइंट याद रखना है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में घिसावट व्यय जुड़ा रहता है, निकल गया तो बन जाएगा एनएनपी। क्लियर? दूसरी विशेषता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में केवल चालू वर्ष में ही जो प्रोडक्शन होता है, जैसे 2025-26 का हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कर रहे हैं, उदाहरण स्वरूप 2025-26, और एक वित्तीय वर्ष हमारे देश में कब होता है? 1 अप्रैल से 30 मार्च। इसे हम 1 फाइनेंशियल ईयर, एक लेखा वर्ष, एक वित्तीय वर्ष, इसी को बोलते हैं। कई बार एग्जाम में 1 नंबर का सवाल या खाली स्थान आया है, एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, ये जनरल नॉलेज भी है, याद रखना है ना। तो 2025-26 का हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कर रहे हैं, तो चालू वर्ष में ही जो प्रोडक्शन हो रहा है या सेवाएं उत्पादित हो रही हैं उसी को ही हम जोड़ेंगे, और चालू वर्ष का मतलब 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच ही जो प्रोडक्शन हुआ है उसको ही हम जीएनपी में शामिल करेंगे। उससे पहले अगर कोई हुआ रहा होगा तो उसको हम जीएनपी में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ और चीज़ें आपके दूसरे पॉइंट में लिखी गई हैं, उनको समझिए कि पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, देखिए इसको जीएनपी में शामिल नहीं किया जाएगा। किसको किसको जीएनपी में शामिल नहीं किया जाएगा? देखिए, पुरानी
पुरानी वस्तुओं का क्या? क्रय विक्रय। पुरानी, इसको पहले समझो, देखो गहराई से समझो, रटना नहीं है। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, मान लीजिए मैं आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए मैं 2001 में एक जमीन खरीदा था 50,000 में, लेकिन उसे मैं 2025-26 के लेखा वर्ष में बेच दिया 2 लाख में। तो वो जो 2 लाख है, बेचा तो इस टाइम पे बेचा हूं, तो आप क्या सोचोगे कि ये तो इसी साल बेचा गया है, करेंट ईयर में बेचा गया है, बोलोगे ना, 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच बेचा गया है, तो वो तो शामिल होना चाहिए, वो शामिल होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि वो इस साल की वस्तु नहीं है, वो वस्तु पुरानी है। भले ही उसका दोबारा क्रय विक्रय, पुरानी गाड़ी, पुरानी बिल्डिंग, पुरानी कोई भी चीज है, पूंजी, अगर उसे आज खरीदा या बेचा जाता है दोबारा, तो उसे पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय मानते हुए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको पहले शामिल किया जा चुका है उस समय। ठीक है, तो ये नहीं, पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं किया जाएगा। और किस चीज को नहीं किया जाएगा? कंपनी के अंश, ब्रांड, बॉन्ड्स ना। देखिए जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत सरकार की जो कंपनीज एक्ट के तहत वो रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, और शेयर मार्केट में उनके शेयर होते हैं। ठीक है, उसी को हिंदी में अंश बोलते हैं, शेयर को ही। इंग्लिश में अंश, जो कंपनी के अंश हैं, यानी शेयर। अगर उसे हम कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, बहुत लोग खरीदते हैं आजकल, मोबाइल में ही शेयर बाजार में लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं। किसी कंपनी के शेयर को हम खरीदते हैं कम दाम में, बाद में उसके शेयर के दाम बढ़ता है तो बेच देते हैं, मोबाइल में ही बेच देते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। ये अच्छा बिजनेस है कुछ लोगों का जो शेयर मार्केट को समझते हैं। कंपनी के बॉन्ड्स भी होते हैं, कंपनियां उस बॉन्ड्स को बेचती हैं, कभी कभी गिरवी रखती हैं, जब वो घाटे वाटे में चलती रहती हैं तो उसे लोग खरीदते हैं। किसी भी कंपनी का शेयर अगर हम खरीदते बेचते हैं, बॉन्ड्स खरीदते बेचते हैं, तो उसके दाम को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं किया जाएगा। समझते जाइए, ये दोनों चीजों को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा और किन किन चीजों को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं किया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन, और वो आपको पहले बताया था, याद कीजिए, स्कॉलरशिप है ना। देखिए सरकार कुछ जन कल्याणकारी कार्य भी करती है जिसमें सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं होता है, सरकार फ्री में ये काम करती है। जैसे बेरोजगारी भत्ता,
बहुत सारे राज्यों में सरकार अपने उन लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी करने के योग्य हैं, परंतु उन्हें काम नहीं मिला, वो अब भी बेरोजगार हैं, उनमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता बहुत है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई इंजीनियर है, कोई डीएड बीएड किया हुआ बैठा है, नौकरी नहीं है उसके पास, पढ़ा लिखा है, गलती उसकी नहीं है, वो तो पढ़ा लिखा है। तो सरकार भी इस बात को मानती है कि हाँ भाई ये बच्चा पढ़ा लिखा है, चलो ऐसे लोगों को हर महीने सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है, बहुत सारे राज्यों में, है ना। वो हर महीना घर में बैठे बैठे बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करते हैं, उनके खाते में आ जाता है पैसा। दूसरा है वृद्धावस्था पेंशन। जो सीनियर सिटीजन हैं, वृद्ध हैं, सरकार उनके प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाती है और उनको हर महीना वृद्धावस्था पेंशन देती है गवर्नमेंट। आपके गांव में, आपके पारा टोला में कोई ऐसा आदमी है जिसको वृद्धावस्था पेंशन मिलता हो, पता करके आइएगा कल, और कितना मिलता है बताइएगा। कोई बता सकता है? ये आपका होमवर्क है, प्रोजेक्ट वर्क है कि आपके पारा टोला में कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिलता है, और आप उनसे मिल के पूछ के आइएगा कि हर महीने कितना मिलता है। छात्रवृत्ति आप लोग प्राप्त करते हो, 6वीं क्लास से, कुछ लोगों को 3री क्लास से भी मिला होगा, लड़कियों को 3री क्लास से ना। नहीं क्यों बोल रहे हो भाई? आप डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करोगे तो कैसे ना, बैंक अकाउंट जमा नहीं करोगे, आय प्रमाण पत्र जमा नहीं करोगे, जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं करोगे, नहीं मिला, कैसे मिलेगा भाई? दस्तावेज दोगे तभी ना मिलेगा। अभी भी जो लोग आय जाति नहीं बनवाया, बनवा लो। कॉलेज में एक बहुत बड़ी अमाउंट मिलती है स्कॉलरशिप के रूप में, आपके कॉपी किताबें और ड्रेस का खर्चा निकल जाएगा। और आपको छात्रवृत्ति ना मिलने की एक ही वजह है, आपकी लापरवाही। आपने जाति नहीं बनवाया है, आपने करंट ईयर का इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, आपके आधार कार्ड को आधार कार्ड मिसमैच हो रहा है आपके मार्कशीट वाला नाम से, सेम नहीं है, अकाउंट से आपने आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया है मान लीजिए। तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे स्कूल से हमने स्कॉलरशिप की प्रक्रिया कंप्लीट कर दी है, परंतु आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा। खैर अब उस बात पे चर्चा बाद में करेंगे। इधर देखिए, बेरोजगारी भत्ता सरकार फ्री में देती है, सरकार को बदले में कोई प्रॉफिट नहीं होता है। वृद्धावस्था पेंशन वृद्ध लोगों को सरकार देती है, वो उत्पादन कार्य में कोई मदद नहीं करते हैं, फिर भी सरकार उनको देती है। स्कॉलरशिप आप लोगों को फ्री में मिलती है, ठीक है। ये नॉन प्रोडक्शन वाला काम है, बिना काम किए ही लोगों को मिलता है, और इससे हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसको भी सरकार जो देती है लोगों को, हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि वस्तुओं का जो उत्पादन है कई चरण में होता है ना। जैसे सबसे पहले गन्ना, पहला चरण, दूसरा चरण गन्ना से शक्कर, तीसरा चरण, हाँ शक्कर या गुड़ मान लो, तीसरा चरण गुड़ या शक्कर से कोई और प्रोडक्ट बना, मिठाई बन गया, बिस्किट बन गया, कुछ बन गया।
वो कई चरण हो गए, गुड़, शक्कर, गुड़, गन्ना, मिठाई, बिस्किट, हर चरण को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, इसे ही करेंगे। उत्पादन के कई चरण होते हैं, सारे चरण को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ अंतिम वस्तु और सेवाओं को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल करेंगे। ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है यानी जीएनपी है, इसकी गणना हम अगर मार्केट प्राइस पे करते हैं, यानी कि बाजार मूल्य से जीएनपी की गणना करते हैं, तो हमारा रिजल्ट गलत आ सकता है। पहले भी बताया था मैं। वो कैसे? कुछ वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं मार्केट प्राइस में, वर्तमान मूल्य में, और कभी कभी मुद्रा का मूल्य भी घट बढ़ जाता है, वैल्यू ऑफ मनी वो भी घट बढ़ जाता है। तो इस वजह से हमारा जीएनपी और जीडीपी भी गलत कैलकुलेट हो सकता है। इसलिए मार्केट प्राइस पे जीएनपी की गणना करने के बजाय हमको जीएनपी की गणना किस पे करनी चाहिए? आधार वर्ष। आधार वर्ष को जो कीमत, आधार वर्ष की जो कीमत है उसके आधार पे हम जीएनपी की गणना करें, जिसको स्थिर कीमत भी बोलते हैं ना। स्थिर कीमतों पे अगर जीएनपी की गणना करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा बजाय मार्केट प्राइस से जीएनपी की गणना करने के। ठीक है। निशुल्क सेवा, इतना बस याद रखना। ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो निशुल्क की जाती हैं और उसका प्राइस या कीमत जानना मुश्किल काम है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, हर महीने मुझे तनख्वाह मिलती है, वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होगा, क्योंकि आपको पढ़ाने के बदले मुझे मुद्रा में उसका प्रतिफल मिलता है। नाप सकते हैं इस बात को कि आपको पढ़ाने के बदले मुझे कितना मिलता है, लेकिन घर में मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं, उसके बदले मुझे कोई मौद्रिक भुगतान नहीं होता है। आपको पढ़ाता हूं, उसके बदले मुझे मौद्रिक भुगतान मिलता है, इसे जीएनपी में शामिल करेंगे। परंतु मैं अपने बच्चों को घर में पढ़ाता हूं, उसके बदले मुझे कोई मौद्रिक भुगतान नहीं मिलता है, वो निःशुल्क सेवा के अंतर्गत आएगा। इसलिए ऐसे सारे निःशुल्क सेवा जिसके लिए कोई मौद्रिक भुगतान नहीं होता है, उसे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं करेंगे। जैसे कि आपको पिछले बार नौकरानी वाला उदाहरण दिया था। नौकरानी थी, वो मालिक का बर्तन भाड़ा झाड़ू पोछा करती थी, हर महीना 5,000 मिलता था, वो शामिल होगा जीएनपी में। बाद में वो नौकरानी अपने मालिक से शादी कर ली, अब भी वही काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन, लेकिन अब उसका पति हो गया मालिक, अब वो हर महीने कोई भुगतान नहीं देता है। अब उस काम के लिए वो फ्री सर्विस करती है, भुगतान नहीं होता, अब उसका वह काम जीएनपी में शामिल नहीं होगा। कहने का मतलब, कोई भी ऐसा काम जो निःशुल्क हो, जिसके लिए कोई मौद्रिक भुगतान, पैसा नहीं मिलता है, मतलब उसे हम जीएनपी में शामिल नहीं करेंगे।
छठवां पॉइंट है मूल्य में उतार चढ़ाव। देखिए कभी कभी मूल्य में अचानक से वृद्धि हो जाती है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है या किसी वस्तु की कीमत अचानक से घट जाती है। तो बाजार में कई कारणों से वस्तुओं की कीमतें घट बढ़ जाती हैं या उतार चढ़ाव इसी को बोलते हैं। इसकी वजह से अगर कोई चीज़ का दाम बढ़ गया तो हम बढ़े हुए दाम को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं। मान लीजिए पिछले महीने मैंने कोई चीज़ खरीदी, एक ज़मीन खरीद ली 1 लाख रुपए में और अचानक से अभी उसका दाम 2 लाख हो गया, तो क्या बढ़ा हुआ जो प्राइस है उसे हम जीएनपी में शामिल कर देंगे? नहीं। ये हालात आर्थिक कारणों से कीमतों में वृद्धि हो गई, उतार चढ़ाव हो गया, इसकी वजह से जो कीमत बढ़ी है या घटी है उसको हम जीएनपी में शामिल नहीं करेंगे। काला बाजारी या अवैधानिक काला बाजार, ब्लैक मार्केट, अवैधानिक, इल्लीगल, मतलब अवैधानिक का मतलब विधि के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध। काला बाजार, बाजार काला नहीं रहता है वास्तव में, काला रंग का बाजार होता है क्या? काला बाजार का मतलब होता है बाजार में चोरी छिपे मार्केटिंग करना, चोरी छिपे मार्केटिंग करना। जैसे मैं कहीं से कोई चीज़ चुरा लाया और उसे गुपचुप तरीके से किसी के पास बेच दिया, ये कहलाएगा। बाजार में बहुत से लोग क्या करते हैं, जब कीमतें बढ़ती हैं, कीमतें सस्ती रहती हैं तो उसे गोदाम में डंप करके रख देते हैं और जब सब व्यापारी उसको गोदाम में भर के रख देंगे सामानों को, तो मार्केट में वो जो सस्ती चीज़ थी, हर एक व्यापारी ने क्या किया, उस सस्ती चीज़ को खरीदा और गोदाम में भर भर के रख दिया। मार्केट में वो चीज़ निकल के कहाँ चली गई? गोदाम में। मार्केट में उसकी कमी हो गई, अब उसके दाम में वृद्धि हो गई, 20 का चीज़ 40 हो गया। अब व्यापारी बहुत खुश हुए, उन्होंने 20 में खरीद के गोदाम में रखा था, मार्केट में उसकी कमी हो गई, दाम बढ़ गया। मांग और पूर्ति का नियम जानते हो कि पूर्ति बाजार में कम हुई तो दाम में वृद्धि हुई। अब ये गोदाम में से थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहे हैं और 40-40 रुपये में बेच रहे हैं। इसको भी काला बाजार ही कहा जाता है। ठीक है, मतलब काला बाजार का मीन्स बाजार से चोरी छुप के आपने कोई भी क्रय विक्रय किया, नियम विरुद्ध क्रय विक्रय किया, ये ब्लैक मार्केट और अवैधानिक कार्य के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत जो भी, अब देखिए चरस, गांजा और क्या क्या नाम रहता है जी, वो फिल्मों में दिखाता है ना, अटैची वगैरह में सफ़ेद सफ़ेद पुड़िया वगैरह, ड्रग्स। हाँ ठीक, बहुत याद है तुम लोग को, कैसे देखे हो ना। ये भी ब्लैक मार्केट और अवैधानिक ही है। ठीक है, अगर देखिए उसमें आपने फिल्मों में देखा होगा कि इतना सा ही चरस या ड्रग्स या एक अटैची, छोटा सा अटैची चरस और ड्रग्स को जब वो ट्रांसफ़र करते हैं, सामने वाले को देते हैं, तो एक अटैची ड्रग्स के बदले वो उससे ज़्यादा पैसा देता है।
यानी थोड़ा सा एक इतना सा का ही बहुत दाम रहता है उसका, उससे तो हमारी जो जीएनपी बहुत बढ़ जाती है। अगर हम भारत में फ्री कर दें और उसका क्रय विक्रय आज़ादी हो उसका, तो जीएनपी हमारा बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए वो अवैधानिक है और काला बाजार के अंतर्गत आएगा, इसलिए उससे कोई भी खरीद बिक्री होती है उसके प्राइस को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में नहीं शामिल करेंगे। ठीक है।